ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है गुरु शनि राहु केतु, गुरु शनि राहु और केतु महाराज के सम्मिलित और संयुक्त प्रभाव के बारे में, जो आपके जीवन में पड़ने वाला है मई 2024 से मार्च 2025 तक। ज्योतिष एक बहुत डायनामिक चीज़ है जिसमें दिनों में, घंटों में चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन 4 ऐसे बड़े ग्रह हैं जो बहुत जल्दी अपने राशि नहीं बदलते। वो 4 यही ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। और जो आपके जीवन में बड़े इवेंट्स होते हैं, आपका जीवन किस डायरेक्शन में जाएगा, आपका जीवन में क्या बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, बड़े लेवल पर, मैक्रो लेवल पर यही 4 बड़े ग्रह कहीं ना कहीं वो चीज़ डिसाइड करते हैं। इस वर्ष का जो सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होना था वो हो चुका है, और 1 मई 2024 को बृहस्पति आपके तीसरे घर से आपके चौथे भाव में प्रवेश कर चुके हैं। और ये जो बाकी बड़े ग्रह हैं, इनमें से कोई भी इस वर्ष राशि नहीं बदलेगा। ये सारे ग्रह अगले वर्ष, बल्कि चारों ग्रह अगले वर्ष यानी कि 2025 मई में और मार्च में शनिदेव और मई में तीनों ग्रह अपनी राशि बदल लेंगे। तो अगले साल बहुत उथल पुथल मचेगी। अच्छा भी होगा कई लोगों के साथ और बुरा भी होगा, और वो सब अचानक से होगा। जैसा वर्ष 2022 में हुआ था, जब अप्रैल 2022 में चारों बड़े ग्रहों ने एक साथ राशि बदले थे, एक साथ मतलब कि बहुत कम अंतराल में। तब कई लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव आए होंगे। जिनका अच्छा समय चल रहा था, अच्छी दशा थी, कोई अच्छे योग चल रहे थे, उनके लिए जीवन में बहुत उत्थान हुआ होगा। और वाइस वर्सा, यानी कि जिनका कुछ बुरा टाइम चल रहा था, उनके जीवन में अचानक से प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। लेकिन ये साल स्थिरता का है, क्योंकि केवल बृहस्पति राशि बदल रहे हैं, या उन्होंने बदल लिया है ऑलरेडी, और वो स्थिर स्वभाव की राशि में है। मैंने बृहस्पति महाराज के ऊपर एक बहुत विस्तृत वीडियो बनाई हुई है, जिसने नहीं देखी है अब तक वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब ये बाकी ग्रह राशि नहीं बदलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि इनका कुछ प्रभाव बदलेगा नहीं, क्योंकि जब बृहस्पति तीसरे भाव से निकलकर चौथे भाव में आ गए, तो उनका इन बाकी 3 ग्रहों से जो प्रभाव है, जो उनके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, वो बदल गए हैं। और ये जो 4 बड़े ग्रह हैं, ये आपस में किस प्रकार का संबंध रखते हैं, किस तरह से आपस में मिलकर चीज़ों को प्रभावित करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। 4 प्रमुख केंद्र बिंदु होंगे इस वीडियो के। सबसे पहला होगा शनि और बृहस्पति का केंद्रादि योग, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से केंद्र में हैं। दूसरा होगा आपके 10वें भाव पर, यानी कि जहाँ पर वृश्चिक राशि है, वहाँ पर शनि की दृष्टि, शनि महाराज की 10वीं दृष्टि, बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि और राहु महाराज की 9वीं दृष्टि, यानी कि आपका ये भाव, 10वां भाव, कर्म भाव बहुत एक्टिवेटेड है। तीसरा पॉइंट होगा आपका अष्टम भाव भी बहुत एक्टिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज की 5वीं, राहु महाराज की 7वीं और स्वयं केतु यहाँ बैठे हुए हैं। और अंतिम केंद्र बिंदु होगा कि बृहस्पति और केतु की परस्पर दृष्टि, और बृहस्पति और केतु मिलकर आपके 12वें घर को देखेंगे। तो इन 4 केंद्र बिंदुओं पर हमारा ये विश्लेषण होगा, ये विवेचन होगा। अच्छा बुरा क्या होगा, सब चर्चा करूँगा। इस वीडियो को राशिफल के हिसाब से, प्रेडिक्शन के हिसाब से तो आप लीजिएगा ही, लेकिन ज़्यादा मैं इस वीडियो में ग्रहों की ऊर्जा आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रही है उसकी चर्चा करूंगा, ताकि आप अपने प्रयासों को सही डायरेक्शन में लगा पाएँ। ज्योतिष ये जो शास्त्र है, ज्योतिष ये जो विद्या है, इसका जो औचित्य है वो यही है कि व्यक्ति को बताया जाए कि आप अपनी ऊर्जा को किस डायरेक्शन में लगाएं और गाइड किया जाए। और यही एक परम तत्व है ज्योतिष का, कि गाइडेंस का ही काम ज्योतिष का होता है। और जिस व्यक्ति को गाइडेंस मिल गई ज्योतिष से, वो अपने कर्मों को उसके साथ जोड़कर अवश्य आगे बढ़ सकता है। कुछ बहुत विशेष उपाय बताऊंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः कहूँगा, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आप बोलें कि लग्न राशि से कुंभ से अलग से बनाइए, चंद्र राशि से कुंभ से अलग से बनाइए, नहीं हो सकता। आपके ऊपर है, आपको कहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। हमेशा से मैं कहता आया हूँ, व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि अगर आपको कंफर्म है, वहाँ से देखिए, वहाँ से हमेशा ज़्यादा सटीकता बैठेगी। शुरुआत करते हैं इस वीडियो का, और पहले केंद्र बिंदु से बात करते हैं, और वह केंद्र बिंदु है शनि और गुरु का
परस्पर केंद्रादि योग। ज्योतिष में एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ग्रहों का, जैसे फॉर एग्जांपल बृहस्पति 10वें घर को देख रहे हैं या फिर बृहस्पति केतु को देख रहे हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति और केतु का एक डायरेक्ट संबंध बन गया, डायरेक्ट इम्पैक्ट बन गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभाव और प्रकार से नहीं होते। ज्योतिष में ग्रह किस भाव से, किस ग्रह से किस भाव में बैठा है, क्या एंगल बना रहा है, क्या केंद्र में है, क्या त्रिकोण में है, क्या षडाष्टक में है, क्या उपचय भाव में है, क्या त्रिषढ़ाय में है, तो इस प्रकार से चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। तो प्रमुखतः ये होता है कि केंद्र भाव में अगर कोई ग्रह एक दूसरे से होते हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसलिए एक बहुत पॉपुलर राजयोग जो आप सबने सुना होगा, गजकेसरी योग, वो कब बनता है? जब बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में आते हैं। अब गजकेसरी योग कितना फलदायक होता है वो अलग बात है, क्योंकि गजकेसरी योग एक बहुत कॉमन योग है, तो उसमें एक या दो प्रकार के ही गजकेसरी होते हैं जो बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम केवल शनि और बृहस्पति की बात करेंगे, टॉपिक से हटेंगे नहीं। तो शनि और बृहस्पति यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से केंद्र भाव में है। और जब ये बड़े ग्रह, जहाँ पे एक शनि है जो कर्म के कारक हैं, बृहस्पति जो भाग्य के कारक हैं, जब ये एक दूसरे से केंद्र में होंगे और लग्न से भी केंद्र में होंगे तो इनका इम्पैक्ट अवश्य आएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि आपके सुख की बढ़ोतरी होगी। कैसे? शनि, जैसा मैंने कहा कि शनि आपके कर्म है और बृहस्पति आपके भाग्य हैं, और बृहस्पति बैठे हैं चौथे भाव में जो खुशियों का भाव है। और चौथा भाव ना केवल भौतिक खुशियों का है, मानसिक खुशियों का भी है, क्योंकि ये इमोशंस का भाव भी है, ये आपकी फैमिली का भाव भी है। तो फैमिली से आपको पर्सनल लेवल पर भी खुशियाँ प्राप्त होती है और फैमिली के लिए भी कुछ करने का मौका मिलता है, और आपकी प्रॉपर्टी, वाहन, लग्जरीज, वो भी चौथे भाव से देखा जाता है। इसलिए चौथे भाव को शास्त्रों ने खुशी का स्थान यानी कि आपके सुख का स्थान कहा है, और सुख यहाँ पे दोनों भौतिक एवं मानसिक लेवल के आते हैं। तो यहाँ पर दोनों में ही बढ़ोतरी होगी, आपके मेटलिस्टिक हैप्पीनेस और आपकी इमोशनल हैप्पीनेस दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। कारण क्या है कि पहला, बृहस्पति चौथे भाव में है जो खुशियों का स्थान है, और बृहस्पति आपके धन स्थान के स्वामी है और लाभ स्थान के स्वामी है, और शनि आपके लग्नेश हैं। तो यानी कि इनका केंद्रादि योग, यानी कि अपने दम पर आप बहुत पैसा कमा पाएंगे, अपने दम पर बहुत सुख अर्जित कर पाएंगे। और इसके साथ ही शनि लग्नेश होने के नाते के साथ साथ आपके 12वें घर के भी स्वामी हैं, यानी कि वो पैसा आप खर्च भी कर पाएंगे अपनी फैमिली पर, और अपनी फैमिली के लिए बहुत खुशियाँ भौतिक लेवल पर और एवं मानसिक लेवल पर लेके आएंगे। तो सबसे पहला यही भाव है, सबसे पहला यही प्रेडिक्शन है कि जो वर्ष है ये आपकी सुखों में, आपके भौतिक एवं मानसिक सुखों में, इमोशनल हैप्पीनेस में बढ़ोतरी करेगा। किस प्रकार से? बृहस्पति और शनि महाराज के केंद्रादि योग के कारण। दूसरा पॉइंट है स्थिरता, पैसे की स्थिरता और जीवन में स्थिरता दोनों ही। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा संयोग बन रहा है कि शनि और बृहस्पति दोनों ही स्थिर स्वभाव की राशि में हैं, जो आम तौर पर नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा तेज़ गति से राशि बदलने वाले ग्रह नहीं हैं, ये 2.5 साल में बदलते हैं, ये करीबन 1 साल या 13 महीने के आसपास इनका राशि परिवर्तन होता है, यानी कि 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बृहस्पति को राशि बदलने में। तो इसीलिए बार बार ये राशि नहीं बदलते। अब ये स्थिर स्वभाव की राशि में है दोनों, और ये बार बार नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी 2024 चल रहा है तो शनि स्थिर में है, बृहस्पति स्थिर में है। 25 में शनि द्विस्वभाव, बृहस्पति द्विस्वभाव। 26 में शनि द्विस्वभाव में ही रहेंगे, बृहस्पति चर स्वभाव की राशि में आ जाएंगे। 27 में शनि चर स्वभाव, बृहस्पति स्थिर स्वभाव। तो अब कब होगा कि दोनों ही स्थिर स्वभाव की राशि में है, ये नहीं पता, बहुत टाइम बाद होगा तो आने वाले 5-6 साल तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो ये स्थिरता जो है ये प्रदान करेंगे। और यहाँ पर पुनः हमने अभी बात करी है कि बृहस्पति आपके धनेश हैं और लाभेश हैं, और शनि लग्नेश है, यानी कि मनी, पैसे में स्थिरता और जीवन में स्थिरता। जब पैसे में स्थिरता आती है, पैसा स्थिर रूप से आता है, तो जीवन में अधिकतम स्थिरता आ ही जाती है। माने या ना माने कोई व्यक्ति, धन से सारी प्रॉब्लम भले ही सॉल्व ना हो, अधिकतम प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो ही जाती है। तो यहाँ पे स्थिरता दिख रही है दोनों प्रकार से। तीसरा पॉइंट है, मैं इसको पहले भी वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ बृहस्पति की राशि बदल में, लेकिन यहाँ पे डबल इम्पैक्ट हो रहा है। यहाँ पर केंद्र बल प्राप्त हो रहा है। केंद्र क्या होते हैं? 1, 4, 7 और 10,
ये भाव विष्णु स्थान कहे जाते हैं। ये कुंडली के स्तंभ हैं। जैसे घर में पिलर होते हैं ना, कि पिलर के बिना तो आप घर नहीं बना सकते, या पिलर के बिना आप फ्लोर नहीं बना सकते। क्यों? पिलर जितने स्ट्रांग होंगे, आजकल तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी केवल पिलर के दम पर बन रही है। दीवारें छोटी छोटी बनाते हैं और पिलर्स बहुत मोटे मोटे बनाते हैं। क्यों? वो कितनी भी ऊंची उस बिल्डिंग को खींच देते हैं। क्यों? क्योंकि पिलर से ही स्ट्रेंथ आती है। और वैसे ही कुंडली का पिलर क्या होता है, कुंडली के स्तंभ क्या होते हैं? 1, 4, 7, 10 भाव। तो यहाँ पे केंद्र बल कैसे मिलता है? जब बड़े ग्रह केंद्र भाव में बैठते हैं, बड़े ग्रह अच्छा प्रकार का लाभ देते हैं। तो यहाँ पर शनि तो ऑलरेडी केंद्र में है, बृहस्पति भी केंद्र में आ गए। तो ये जब सबसे बड़े दो ग्रह जो कर्म के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, स्थिरता के कारक हैं, धन के कारक हैं, एफर्ट्स के कारक हैं, मैनिफेस्टेशन के कारक हैं, कई चीज़ों के कारक हैं, जब वो केंद्र में होंगे तो जीवन को क्या मिलेगा? केंद्र बल मिलेगा। केंद्र बलम आपका बढ़ने वाला है और इसके कारण क्या होगा? आप बहुत एक्टिव रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। इन सब चीज़ों का लाभ आपको अपने अपने तरह से अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो एक केंद्र बलम आपके जीवन में बहुत स्ट्रेंथ देके जाने वाला है। अगला पॉइंट है इमोशनल स्ट्रेंथ। कुंभ वाले जातक भले ही लोग माने या ना माने, या भले ही ये दिखाएं या ना दिखाएं, ये इमोशनल होते हैं। दिखाते नहीं हैं क्योंकि शनिदेव का प्रभाव है, हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट बन के रहते हैं, हमेशा एकदम अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन मन से थोड़े से सॉफ्ट भी होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और इमोशनल बहुत होते हैं। इमोशनल क्यों? क्योंकि आप कुंभ को देखें ना, कुंभ भले ही स्थिर स्वभाव की राशि है, लेकिन वो उसमें जल तत्व भी है। राशियों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कुंभ को आप देखेंगे, उसमें घड़ा है, और घड़ा क्या है? पानी है, और पानी क्या है? जल तत्व है। जल तत्व क्या है? इमोशंस है। तो कुंभ वाले बहुत इमोशनल होते हैं और कभी कभी इमोशंस में बहकर गलत निर्णय भी लेते हैं, गलत लोगों पर भरोसा भी करते हैं। अधिकतम कुंभ वालों को देख लीजिए, उन्होंने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से 90% लोग, कुंभ वालों ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से धोखा खाया होगा। आप देख लीजिए आसपास के भी किसी भी कुंभ वाले आप जो देख रहे हैं, अधिकतम वो कुंभ वाले ही होंगे। वो तो अपने आप ही इस चीज़ से एग्री करेंगे कि अधिकतम कुंभ वालों ने अपने इमोशंस के चलते दोस्तों से, रिश्तेदारों से धोखा खाया होगा। लेकिन ये वर्ष ऐसा है जब बृहस्पति चौथे घर में है और उनको केंद्र बल मिल रहा है और शनि महाराज का साथ मिल रहा है, तो आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाएंगे और उसके दम पर भी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अगला पॉइंट है प्रॉपर्टी परचेज के लिए। जैसे मैं बता ही चुका हूँ, बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि चौथे भाव में बृहस्पति है जो धनेश भी है, लाभेश भी है, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ भी होगा। और साथ में कोई प्रॉपर्टी का चक्कर चल रहा था, कोई केस चल रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए वर्ष बहुत अच्छा है। और अंतिम बात यह है कि जब हमने केंद्र बल की बात करी, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करी, तो ये वर्ष कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने का भी है। अगर आप बहुत टाइम से कोई बड़ा निर्णय लेने के बारे में सोच रहे थे लेकिन वो निर्णय ले नहीं पा रहे थे, तो ये वो ऐसा वर्ष है जब आप वो बड़ा निर्णय प्रैक्टिकली ले पाएंगे। इसलिए वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। वो है कि आपका 10वां भाव बहुत एक्टिवेटेड है। कैसे? शनि महाराज की 10वीं दृष्टि, बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि, राहु महाराज की 9वीं दृष्टि, ये सब मिलकर बता रहे हैं कि आपका 10वां भाव परम एक्टिवेटेड है। अपने आप में शनि और बृहस्पति, इनका प्रभाव अगर किसी एक ग्रह पर, एक भाव पर पड़ता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो इवन दशा, अंतरदशा, योग, कुंडली, हर चीज़ को कभी कभी ओवर पावर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये काल है, ये भाग्य है, ये मेहनत है, ये धन है, ये चीज़ों की रिकवरी है, ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है। तो इतनी चीज़ें इनके कंट्रोल में हैं और समय और भाग्य इन दोनों के कंट्रोल में है। तो ये दोनों मिलकर ही अकेले, राहु की तो बात में हम बाद में करेंगे, लेकिन इन दोनों का प्रभाव ही मिलकर एक भाव को बहुत एक्टिवेट कर देता है। इसको डबल ट्रांजिट थ्योरी भी कहते हैं। तो आपके 10वें भाव पर शनि और बृहस्पति की दृष्टि है। शनि क्या है? वो एक तो लग्न के स्वामी है, दूसरा कंसिस्टेंसी है और तीसरा मेहनत है। और बृहस्पति क्या है? लाभेश है, धनेश है और भाग्य है, धन है। तो इन दोनों ग्रहों का प्रभाव जब 10वें घर पर पड़ेगा, यानी कि आपके कर्मों पर प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा करियर पर। करियर में धन बढ़ेगा क्योंकि बृहस्पति लाभेश और धनेश है। करियर में ग्रोथ होगी क्योंकि दोनों मिलकर देख रहे हैं। पावर रहेगी शनि के कारण,
क्योंकि शनि एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में ऑलरेडी है, और बृहस्पति जब देख रहे हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा और एक्सपेंशन का मौका मिलेगा आपको अपने करियर में। और इसके साथ ही बहुत बड़े बड़े बदलाव आपके कार्य क्षेत्र में इस साल होने वाले हैं। कुंभ के लिए अगर आप अपने करियर में कुछ बड़े चेंज करने चाहते थे, बड़ा ग्रोथ पाना चाहते थे, कुछ बड़े बदलाव करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, रिस्क भी लेना चाहते थे, उन सब चीज़ों के लिए यही वर्ष है। आगे शायद ये मौका आपको बार बार ना प्राप्त हो। अब यहाँ पर हमने दोनों की बात करी, शनि बृहस्पति की। अब राहु की बात करते हैं। जब राहु का भी तड़का यहाँ पे लग गया, शनि बृहस्पति तो देख ही रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है ना, राहु अपना तत्व लेके आते हैं। राहु अनकन्वेंशनल है, तो राहु अचानक से अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। राहु विदेश से आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, विदेश जाने का मौका आपको देंगे। राहु बहुत तेज़ गति से आपके करियर को बढ़ाएंगे, पॉपुलर कर सकते हैं, आपका गुडविल बढ़ा सकते हैं, आपका नाम आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। विशेषतः कुछ एरियाज़ हैं जिनमें आपको इस साल में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप इन एरियाज़ से कंसर्न है या इन एरियाज़ में कुछ कार्यरत हैं तो आपको आगे बढ़ने का मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा। वो कौन कौन से एरियाज़ हैं? बैंकिंग, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं। अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री से हैं, ऑनलाइन गेमिंग आदि, मीडिया, सोशल मीडिया, आप ड्रग्स से संबंधित, ड्रग्स कौन से वाले, जो दवाइयों वाले ड्रग्स होते हैं, उनसे संबंधित कुछ कार्य करते हैं, कंसल्टेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, तो इन सब एरियाज़ में फैशन संबंधित कुछ कार्य करते हैं, गारमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, कपड़ों से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, इन सारे एरियाज़ में आपको आगे बढ़ने का भरपूर मौका मिलने वाला है। दूसरा केंद्र बिंदु है, जैसे मैंने करियर की बात करी, ये जो 10वां भाव है ना, ये कर्म स्थान है। अब कर्म को हम करियर में तो देखते ही हैं, लेकिन बाकी हमारे सारे कर्म और उस कर्मों की सफलता वो भी 10वें भाव से देखते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, 10वां भाव अपने आप में पूर्ण योग कारक होता है, क्योंकि इतनी विशेषता है इस भाव की। लग्न का स्वामी 10वें घर में बैठ गया, 10वें का स्वामी लग्न में बैठ गया। ये उच्च कोटि का, सबसे जो उच्च कोटि के केंद्र और त्रिकोण वाले राजयोग होते हैं ना, उनमें से सबसे उच्च कोटि का यही होता है, क्योंकि वो एम्बिशियस भी बनाता है, सफलता भी देता है। अधिकतम आप ये कॉम्बिनेशन पाएंगे सफल लोगों की कुंडली में कि उनका लग्न का 10वें भाव से कुछ ना कुछ संबंध होगा, किसी ना किसी प्रकार से संबंध होगा, या तो लग्न कुंडली में, या दशांश में, या नवांश में। तो इस प्रकार से ये चीज़ें बनती हैं। अब यहाँ पर क्योंकि कर्म भाव प्रभावित है आपका, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा कि आपको सफलता बहुत प्राप्त होगी। कैसे? बृहस्पति कर्म है जैसे मैंने कहा, और शनि कर्म है, बृहस्पति भाग्य है। जब ये दोनों मिलकर देख रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। भले ही हर कार्य में ना हो, लेकिन अधिकतम कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब जब यहाँ पे राहु का प्रभाव आ गया, यानी कि बाय हुक और बाय क्रुक भी हो गया, यानी कि यहाँ पे आप थोड़ा सा हटकर भी अपने कार्यों में सफलता के लिए प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि आप मॉडर्न तरीके, नॉर्मल तरीके से ही आगे बढ़ेंगे, चलो ठीक है ये सब सही तरीके से होना चाहिए, नहीं। जब राहु आ गया तो चालाकी आ गई, और आज के टाइम में थोड़ा चालाक तो व्यक्ति को बनना ही पड़ता है अगर आगे बढ़ना है। तो इसीलिए कर्मठता बढ़ेगी, और आपके कर्मों के द्वारा और राहु के प्रभाव के द्वारा आपको सफलता प्राप्त होगी। तो एक प्रकार से ये जो वर्ष है वो अपने कर्मों के द्वारा सफलता प्राप्त करने का है। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। अगला केंद्र बिंदु है आपका कि आपका जो 8वां भाव है, जहाँ पे केतु बैठे हैं और कन्या राशि पड़ती है, ये भी बहुत एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे केतु ऑलरेडी है, राहु महाराज की दृष्टि है, बृहस्पति महाराज की दृष्टि है, यानी कि आपका 8वां भाव परम एक्टिव हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। अब गुरु और राहु की बात करें तो दोनों ही क्या है, एक्सपेंशन के कारक हैं। मैं बता चुका हूँ कई बार। तो गुरु भी राहु भी एक्सपेंड करते हैं और गुरु भी एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे जब केतु बैठे हैं तो केतु क्या है, ज्ञान के कारक हैं, और अष्टम भाव भी ज्ञान का है और रिसर्च का है, और केतु टेक्नोलॉजी भी है। तो इन सारी चीज़ों में यानी कि आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। आप अगर कोई रिसर्च कर रहे थे, कुछ रिसर्च फील्ड से हैं, उसमें आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। और अपने आप को टेक्निकली साउंड बनाने के लिए, ये मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ जो टेक्निकल फील्ड से ही हैं। और आज का टाइम तो ऐसा है जहाँ पे हर जगह टेक्नोलॉजी है। अगर आप टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाएंगे, ये सब टेक्नोलॉजी पे तो ही हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि मेरे को सिर्फ ज्योतिष आता है और मैं सिर्फ वो बुक्स पढ़ के ही बताता रहूँगा, वैसे ही करता रहूँगा, तो ऐसे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आज ये टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग कर कर लोगों को मैं आराम से समझा पा रहा हूँ, इतने लोगों तक पहुँच पा रहा हूँ। सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। तो अपने आप को न केवल अगर आप काम ही करते हैं टेक्नोलॉजी में, बल्कि अगर आप अपने आप को टेक्निकल एडवांस करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं, उसका उपयोग, सदुपयोग और यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो ये वर्ष सबसे अच्छा है। यानी कि इन सारी चीज़ों में, रिसर्च, ज्ञान, टेक्नोलॉजी,
इन सब चीज़ों में आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरा केंद्र बिंदु ये है कि बृहस्पति लाभेश हैं और धनेश यानी कि धन दिखा रहे हैं अपने आप में, और अपने आप में धन के कारक हैं, वो देख रहे हैं अष्टम को। राहु भी देख रहे हैं, और कहाँ बैठकर देख रहे हैं? धन स्थान में बैठकर देख रहे हैं। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये दोनों मिलकर धन को डिनोट कर रहे हैं और अष्टम भाव को देख रहे हैं, और अष्टम भाव क्या है आपका? अचानक से धन प्राप्ति का। तो आपको कई बार इस वर्ष में अचानक से धन की प्राप्ति होगी, सडन फ्लो ऑफ इनकम होगा। और केतु अपने आप में रूट्स दिखाते हैं, और अष्टम भाव भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है। तो अगर आपका कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ अटका हुआ था या कुछ कार्य अटका हुआ था, वो यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। अटका हुआ कोई पैसा भी आपका इस वर्ष अवश्य वापस आ सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हमने ये सारी बात करी, लेकिन हम ये बात नहीं करी कि केतु यहाँ पर है। केतु ज्ञान आदि के कारक हैं, लेकिन केतु क्या है ना? मेहनत है। केतु मैंने अभी क्या कहा? रूट्स हैं। तो जिसका केतु एक्टिवेट होता है ना बहुत, वो बहुत मेहनत करता है किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको उसका रिजल्ट मिल जाए। कई लोग मैंने देखे हैं, उनके पास ज्ञान बहुत होता है, वो मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस चीज़ से लाभ कैसे कमाएं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव आ गया और राहु का प्रभाव आ गया, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपने जीवन में अभी मेहनत करते हुए आ रहे थे कुछ महीनों से, कुछ सालों से, और लेकिन उस चीज़ का उनको फल नहीं मिल रहा। फॉर एग्जांपल, हो सकता है आप म्यूज़िक में हो और आप म्यूज़िक में बहुत रियाज कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन आपको चमकने का मौका नहीं मिल रहा था। हो सकता है ये ऐसा साल जाए जहाँ पे अचानक से आपका नाम बन जाए। एक बार नाम बन जाए, उसके बाद धन शोहरत आदि में कुछ दिक्कत नहीं होती प्राप्त करने के लिए, वो एक मौका चाहिए होता है। तो यहाँ पर वो मौका आपको अवश्य मिलेगा, वो आपके ऊपर है कि आपने उसका कैसे लाभ उठाया। लेकिन क्योंकि केतु का एक्टिवेशन है राहु और बृहस्पति द्वारा, तो अगर आप मेहनत कर रहे थे, आपने कुछ स्किल्स एक्वायर करी थी, आपने मेहनत करी थी, आपने ज्ञान प्राप्त किया था, आपने अपने आप को स्किलफुली और स्ट्रॉन्ग किया था, तो ये ऐसा वर्ष है जब आपको अपने स्किल्स का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होगा, और ये जीवन के हर एरिया में आपका एप्लीकेबल होगा। आप कुछ भी करते हैं जिसमें आपने स्किल्स एक्वायर करके रखी थी, ये वर्ष है जहाँ पे आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। स्पेशली कुछ फील्ड हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। पहला है IT, रिसर्च, कुछ भी साइंस बेस्ड अगर आपका कार्य है या कुछ साइंस फील्ड में है आप, कोडिंग से जुड़ा कार्य, और लैंग्वेजेस, नॉर्मल लैंग्वेजेस भी और कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी, इन सारे एरियाज में अगर आप कुछ कर रहे थे मेहनत, आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। चलते हैं अंतिम केंद्र बिंदु की तरफ, वो है गुरु और केतु की परस्पर दृष्टि, और गुरु और केतु का आपके 12वें घर पर प्रभाव। गुरु केतु को देख रहे हैं और केतु गुरु को देख रहे हैं, और ये दोनों मिलकर आपके 12वें घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर कई प्रकार की बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं। सबसे पहला, गुरु क्या है? वो धर्म के कारक हैं और शास्त्रों के कारक हैं, और केतु क्या है? अध्यात्म के कारक हैं। और ये दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ना ही शास्त्रों के बिना आप अध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं, ना ही अध्यात्म के बिना शास्त्र का सही मतलब समझ सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं ना कहीं आपको दोनों को मिलाना ही पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप कहें कि हाँ मैं कुछ लोग होते हैं जो क्लेम भी करते हैं कि हम उन्हें कोई बुक नहीं पढ़ी और उनको एनलाइटनमेंट हो गया, जो कि मैं सही नहीं मानता, क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्र वो बेस होते हैं। हाँ, उससे हर व्यक्ति अपना अलग एक मतलब निकालता है, वो अध्यात्म होता है। तो यहाँ पर शास्त्रीय वृद्धि भी होगी और आध्यात्मिक वृद्धि भी होगी, धार्मिक वृद्धि भी होगी और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। और इन दोनों के बेसिस पर आप जीवन का सही मायना समझ पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग का साल है ये। आपको कई चीज़ें अपने बारे में, दूसरों के बारे में, जीवन के बारे में, जीवन का सत्य हो, आत्ममंथन हो, लोगों की सच्चाइयाँ हो, लोगों के चेहरे हो, हर प्रकार की चीज़ों का मतलब समझ आना रहेगा। ये साल कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग का, आपको कई कॉन्सेप्ट्स, कई चीज़ों के पीछे क्या मतलब थे, कई चीज़ों की गहराइयाँ, कई चीज़ों के छुपे हुए मीनिंग्स, वो सब आपको समझ आना शुरू होगा। और ये जो अष्टम भाव, ये ऑकल्ट साइंसेस का भी होता है। ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, ये सब अष्टम भाव से। और केतु तो सबसे बड़े कारक हैं। ज्योतिष समझ व्यक्ति को असल में केतु के पीरियड में आएगी। आप कितना भी ज्योतिष पढ़ लीजिए, अगर केतु का पीरियड नहीं आया तो ज्योतिष या केतु का गोचर कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं आया, ज्योतिष का असल मतलब आपको समझ नहीं आ सकता। क्योंकि केतु दुख देंगे, आइसोलेट करेंगे, और जो आइसोलेट नहीं हो पाया वो कभी भी ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सब में नहीं जा पाएगा। क्योंकि इन सब में जाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों से, भौतिकता से दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ऑकल्ट साइंसेस में लाभ मिलेगा, और साधना करने के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा है।
अगला जो पॉइंट है, आपका 12वां भाव भी एक्टिवेट हो रहा है और आपका मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। तो जब मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट होता है तो अध्यात्म आदि की तरफ तो व्यक्ति जाता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने कहा ना कि मोक्ष का एक शाब्दिक अर्थ हुआ कि हाँ, वो जो परम तत्व में आप लीन हो गए, वो वहाँ तक पहुँच गए आप, जो बहुत मुश्किल होता है टू बी ऑनेस्ट। कई लोग मोक्ष की बातें करते हैं और 6 घंटे उनसे भूखा नहीं रहा जाता। ऐसे में कभी भी मोक्ष की तरफ नहीं पहुंच सकते। कई लोग 5 स्टार होटल में बैठकर मोक्ष की बातें करते हैं, जो कभी कभी थोड़ा हास्यवद भी लगता है, लेकिन मोक्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आराम से प्राप्त हो जाएगा। किस्मत में होगा तभी मिलेगा, अदरवाइज तो देखिए हम सब कहीं ना कहीं वो काल चक्र में फंसे रहेंगे। एक जीवन बिताएंगे, फिर अगला जीवन स्टार्ट हो जाएगा। वो समझ आने में बहुत टाइम लगता है कि हाँ, हम फंसे हुए हैं इस काल चक्र में। तो यहाँ पर लेकिन क्योंकि 12वां भाव, आपके सारे भाव एक्टिवेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ मन जाएगा। लेकिन एक और मोक्ष का अर्थ यहाँ पे होता है कि आप अपने जीवन में कई चीज़ों का अंत करना शुरू कर देंगे। आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाएंगे, एडिक्शंस को छोड़ पाएंगे और बुरी कंपनी को, बुरी संगत को छोड़ने का आपको मौका मिलेगा। और इन सबको छोड़ते हुए एक नई लाइफ की साइकिल स्टार्ट करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि कुंभ वाले जो जातक होते हैं ना, ये संन्यास का भाव बहुत लिए होते हैं। आप कुंभ वाले जातक से 15 साल की उम्र में पूछ लीजिए, वो शायद यही बोलेगा कि हाँ, मुझे अपना काम वाम करना है, फिर खत्म हो करके अपना मुझे संन्यास लेना है या फिर दूर चले जाना है। तो डिटैचमेंट का भाव बहुत ज़्यादा होता है कुंभ में। और यहाँ पर क्योंकि मोक्ष स्थान बहुत एक्टिवेट हो गया, तो हो सकता है आप हर चीज़ से बहुत जल्दी डिटैच हो जाए। तो इसका एक नेगेटिव प्रभाव थोड़ा सा पड़ सकता है। अदरवाइज ये एक प्रकार से आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं इन चीज़ों को। ये 4 केंद्र बिंदु थे। आप उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं और एक ही बार करना है। शिव मंदिर जाइएगा, पूरे शिव परिवार का पहले गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा, फिर पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। पंचामृत में क्या क्या होता है? दूध, दही, शक्कर, शहद और घी, इन सबको मिलाकर पूरे शिव परिवार का अभिषेक कीजिएगा, नंदी देवता सहित। वो भी शिव परिवार का हिस्सा ही है। कई लोग भूल जाते हैं इस चीज़ का, पूजा करते हैं नंदी देव को, बल्कि वो तो शिव जी के पास आप बिना नंदी देवता के नहीं पहुंच सकते। तो नंदी देवता की अवश्य पूजा किया कीजिए। और उसके बाद पंचामृत से अभिषेक के बाद पुनः गंगा जल से अभिषेक कीजिए। कुछ होता है, किसी मंदिर में अलाउड नहीं होता कि आप पंचामृत चढ़ाएं, तो वैसे मंदिर में ना जाए, कोई छोटे से मंदिर में जाके कर सकते हैं। कई जो बड़े मंदिर होते हैं जहाँ पे बहुत लोग आते हैं, वहाँ पे कभी कभी वो जो मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो मना करता है कि आप दूध ना चढ़ाएं, दही ना। उनके अपने रीजंस होते हैं, क्योंकि फिर वो मैनेज करना मुश्किल होता है। तो आप चाहें तो कोई छोटा सा मंदिर, कोई आसपास का मंदिर ढूंढ सकते हैं, और इवन घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं अगर आपके घर में पूरा शिव परिवार स्थापित है। ये करने के बाद आप पंचामृत के बाद पुनः गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा, फिर 4 घी के दिए प्रज्वलित कीजिएगा, शिव परिवार को अर्पण कीजिएगा। हर दिए में कुछ गेहूं के दाने होने चाहिए। फिर ओम काल पुरुषाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। 4 प्रकार के फल का भोग लगाना है, 4 प्रकार की मिठाई का भोग लगाना है, 4 प्रकार के फूल अर्पण करने हैं। ये सब होने के बाद वो फूल थोड़े से उठा लीजिएगा, और जो मिठाई है उसमें से कुछ थोड़ा सा खुद ग्रहित कर लीजिएगा। वो जो फूल हैं वो शाम को, यानी कि सूर्यास्त के बाद आप पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाइएगा। ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे रहेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।